यहाँ पर आलोक मेहता साहब और टी रामचंद्रन साहब, दो वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में बने हुए हैं। सर, ये इंटरव्यू आपने पहले देखा था? मैंने तो देखा है। I had watched it. Somehow I liked Simi interviewing anyone because she did in a style of her own. और कुछ ना कुछ उसमें नई चीज जरूर मिलता था सुनने के लिए। तो ये एक नया पहलू था जो आपने देखा था जयललिता का गाना। ये पहली बार मैंने ये इंटरव्यू जब देखा, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर नाउ, बट इसमें इसकी थोड़ी सी झलक ऑफ हर पर्सनल लाइफ एंड पर्सनालिटी उभर के आई है। पहली बार उन्होंने कहा कि हाउ शी लर्नड टू फाइट बैक इफ शी वाज इल ट्रीटेड। अगर किसी ने उनको एक चांटा मारा तो इस इंटरव्यू में कहती है कि मैं 10 चांटा, सर 2 ने 8 10 चांटा। तो मेरे ख्याल में ये एक पर्सनालिटी उभर के आई है जहाँ पर उसमें एक डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ता थी कि मुझे नोबडी विल राइड ओवर मी। मैं अपने आप में डिटर्मिन्ड हूँ एंड आई विल अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव कम व्हाट मे। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन 68 ईयर्स ये ज़रूर दिखाया जो एक्सप्लॉयटेशन उनके राइवल पॉलिटिशियंस इन पे झोंका और किस तरीके से शी फॉट बैक। मेरे ख्याल में हमारे देश में कोई स्टेट में ऐसी एक महिला लीडर पैदा नहीं हुई who had to fight so much of adversity within the state and the opposition. Opposition क्या था? एक दूसरा द्रविडियन पार्टी था जिनकी आइडियल्स वही थे जो इनकी थी। तो आखिरकार आप ये ना भूलें, उन्होंने बार बार ये बात कही कि ऑपोजिशन एंड पर्टिकुलरली डीएमके मेरे ऊपर केसेस थोप रही हैं करप्शन की, क्योंकि मैं महिला हूँ। वो सोचते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को सह लूँगी, मैं नहीं सहूँगी, मैं इसके खिलाफ लड़ूँगी। और इसका ट्रेजेडी देखिए, एक केस में तो उसको कंप्लीटली रिहा कर दिया था कोर्ट ने, पर तब तक उन्होंने मेरे ख्याल में 40 दिन जेल में तो बिता ही लिए थे। सर, हाथ काट लिए थे लोगों ने, रोने बिलखने लगे थे। हाँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं तमिलनाडु में, बट इनकी एक छवि अलग है जो अनपैरेलल्ड है। मैंने पूरा देश बहुत सैर किया। 71 से मैं इलेक्शन कवर कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी के साथ कोई जगह नहीं छोड़ी मैंने कैंपेनिंग में, पर मैंने ऐसी एक औरत इतनी दृढ़ता से कभी नहीं देखा। डिटर्मिनेशन माने डिटर्मिनेशन, और रिजॉल्व उनका ऐसे था कि इनके पार्टी में जितने भी लीडर्स थे भनकते थे अगर उनको जयललिता के सामने जाना पड़ गया तो। और जयललिता ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि बात करना हो तो मैं बात करूँगी, नहीं तो मैं बात करना ही नहीं चाहती किसी से। और इसी वजह से एक भय और डर इनके लीडर्स में थी। जब मैं कहता हूँ भय और डर, वो लिटरली भय और डर था। मतलब वो शिवर करते थे और सिर झुका के आते थे, और उनसे कुछ सवाल किया गया तो वो बिल्कुल ही नमस्कार कर देते थे। ये सीन आपको तमिलनाडु और चेन्नई के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा किसी चीफ मिनिस्टर के सामने। वो अगर हाँ सर, लेकिन एक बात यदि जोड़ें तो मैं कहूँगा कि देखिए, वहाँ जो डीएमके से तो उनका विरोध था जेल का, लेकिन आप देखें कि डीएमके का एक केस था, आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो कभी उनके बहुत करीबी भी माने जाते थे, जयललिता के समर्थक थे। तो उन्होंने 6 केस हैं, जो दूसरे 6 केस हैं थे, उनमें बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत सब मिल गई और रिहा सब हर तरह से हो गई। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उनके ये जो पूरे 20 वर्ष की लीगल लड़ाई है, उसमें बड़ी लड़ाई उन्हें सुब्रमण्यम स्वामी जो कभी दोस्त थे वो दुश्मन जब बन गए तो उनसे भी लड़ना पड़ा। वाजपेयी जी से इन्होंने बकायदा ये शर्त रखी थी कि इनको वित्त मंत्री बना दिया जाए। हाँ, शर्त हो ना हो, लेकिन कम से कम ये तो था ही कि वो चाहती थी, एक था कि भाई जब वो संबंध अच्छे थे, वो मैंने सही माने में सुब्रमण्यम स्वामी जी का दबाव था, इनका नहीं था कि वो कहा जाए। तो मुझे एक राजनीतिक इनका जो प्रभाव था उसका उपयोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनसे फिर लड़ाई लड़ी और वो जीती, कानूनी लड़ाई। और उससे ही देखिए उनकी बीमारी का एक कारण जो उनके लोग बताते हैं, और कोई भी डॉक्टर भी बताएगा, आप लगातार यदि ऐसे मानसिक तनाव में, जो एक बड़ी लोकप्रिय नेता और अभिनेत्री रही हों, उसे जब इस तरह की कानूनी लड़ाई लड़ना पड़े, और जिसमें कहा जाए कि अंदर से वो महसूस करे कि मैं उतनी गुनहगार नहीं हूँ जो मुझे तंग किया जा रहा है, या कोई होटल बनाने का मामला हो, या कोई छोटा भ्रष्टाचार, जितनी बड़ी एम्पायर उनकी थी, जितनी
ये ठीक है कि उस जमाने में फिल्मों में उतना पैसा शायद शुरू के दौर में नहीं, लेकिन बाद में तो काफी कुछ पैसा बड़े बड़े अभिनेताओं को हम देखते हैं। दोस्त डेज आलोक जी सबसे ज्यादा जो पैसा एक्ट्रेस ने अर्न किया फिल्म से वो ये थी। हाँ, और वो कई अवार्ड्स मिले। तो उसके बाद जब इस तरह के जेल जाना पड़े, यातना के केसेस को लेकर डिस्कस करना पड़े, छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो मैं मानता हूँ कि डीएमके के अलावा भी उनको एक राष्ट्रीय दबाव भी उन पर होता था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार भी कभी हो सकती थी। देखिए दक्षिण से राष्ट्रपति तो बने हैं, प्रधानमंत्री की बात भी देवगौड़ा जी को यदि कहें तो वो तो इत्तेफाक से बने, लेकिन भी दक्षिण से ही हैं। हाँ, दक्षिण राव थे, लेकिन इनके तमिलनाडु से एक होता है कि अंदर से लोग ये महसूस करने लगे थे कि वो इतनी लोकप्रिय हैं कि कभी और संख्या बल पर वो शायद किसी गठबंधन की प्रधानमंत्री हो सकती है। और सर वो विल पावर और वो जुनून भी था कि जो सोच लिया वो करना है। जैसा आप बता रहे थे कि डीएमके ने वो जब बजट पेश हो रहा था वो पल्लू से पकड़ा, वो गिर गई, और उसके बाद उनका दृढ़ निश्चय कि मैं तब तक नहीं आऊंगी यहाँ पर जब तक मेरा सम्मान नहीं होता। और फिर 2 साल बाद वो चीफ मिनिस्टर बन के वहां पर सदन में पहुंची थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन वो बात हमारी वहीं पर रुक गई कि फिर आखिर में ऐसा क्या हुआ कि जयललिता वो कनेक्शन, वो कनेक्टिविटी हल्की हल्की तोड़ती चली गई। और क्या वाकई ऐसा हुआ भी था कि ये सिर्फ दिख रहा था?